हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। अपने पिछले लेक्चर में हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस की बात की थी। आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। आज की हम वीडियो की बात करते हैं देयर आर सम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, और उन सारे लॉज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसे हम फिगर बना के भी समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब कुछ, ऑलमोस्ट सभी कुछ हम जान लेंगे इन लॉज से। तो जब हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने देखा था कि वहाँ पर एक ट्यूब होती है, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर जिंक एक मेटल है, उसकी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 प्लेट्स होती हैं। वो जो प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करती है, बिकॉज जो है वो एक बैटरी से कनेक्टेड होती है। तो जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है वो होती है कैथोड, यानी C फॉर कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है प्लेट वो होती है एनोड, A फॉर एनोड। तो एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव है और कैथोड जो है वो आपको नेगेटिव है, और इसके अंदर वैक्यूम रहता है, यानी कि कोई एयर नहीं होती, कुछ नहीं होता। बाहर से हम इसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं कैथोड के ऊपर, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट UV रेज हम डालते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप करने लगते हैं, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सामने वाली प्लेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट इन्हें अट्रैक्ट कर लेती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पॉजिटिव प्लेट से होते हुए, और अगर यहाँ पे हम एक करंट को मेज़र करने के लिए मिली एमीटर लगा देते हैं, तो इस मिली एमीटर से होते हुए ये बैटरी के अंदर आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर आते हैं तो एट द सेम टाइम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो फिर यहाँ कैथोड पे पहुँच जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से निकला है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड पे आके उस कमी की पूर्ति कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग क्लॉकवाइज, सो करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट जो है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, जो मिली एमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालने से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जंप करना और यहाँ करंट का फ्लो करना, ये जो पूरा फिनोमिना है, यही कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ जो करंट है उसे हम बोलते हैं फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम इसी इफेक्ट को हम लॉज से हम बताना चाहते हैं आपको कि कोई भी मेटल है, मेटल जो होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपकी सोडियम मेटल है, तो सोडियम की क्या टेंडेंसी है कि वो Na पॉजिटिव बनाएगी, साथ में एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर लेगी। ये लूजली बाउंड रहता है, आसानी से अलग हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम है तो क्या बना सकता है, Mg2 पॉजिटिव बना सकता है, +2 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। या अगर आपके पास में आयरन है तो आयरन भी क्या कर सकता है, Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, ये होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेटल के सरफेस में ही या मेटल के अंदर ही इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो ये एक मान लिया मेटल है, मेटल का पीस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो नेट करंट 0 होता है किसी भी मेटल के अंदर। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेटल को छोड़ के अपने आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप इधर उधर जा रहे हैं तो ये मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बिकॉज अगर ये मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगेंगे तो पूरी जो बाकी की बची हुई मेटल होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी कि मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर जाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये मेटल का सरफेस हो गया, इसे छोड़ के अगर बाहर जाना चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन,
तो इसे छोड़ के बाहर जाने के लिए उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन W। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसे मिलेगा, ऊपर से लाइट डालेंगे, जो ये लाइट है ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की होनी चाहिए। अब लाइट जो होती है उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है एच न्यू, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, वेयर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। एच इज इक्वल टू होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है। एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस लाइट के फोटोन की, ये लाइट जो है फोटोन्स की फॉर्म में चल रही है, तो लाइट के फोटोन क्या होते हैं, छोटे छोटे से बंडल होते हैं लाइट के, एनर्जी के पैकेट होते हैं, तो उसकी फॉर्म में लाइट चलती है। ये सबसे पहले मैक्स प्लैंक PLANK, ये मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने बताया था, और उसी ने बताया था कि उनकी एनर्जी जो होती है, ये जो फोटोन्स ऊपर से आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से बंडल्स जो ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि लाइट जो है एक पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है, और उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, वेयर न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। अब आपको ये पता है कि फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ जो होती है वो तो किसी वेव की होती है, तो यानी कि ये जो लाइट है एट द सेम टाइम ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है, और साथ ही ये बंडल्स यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में, या फिर ये कह लो कि फोटोन्स की फॉर्म में, या ये कह लो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी चलती है, और उस पार्टिकल की एनर्जी एच न्यू होती है। तो एट द सेम टाइम लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव, सो लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। तो इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। चाहे वो लाइट हो या छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स हों, जब वो हाई स्पीड में चलते हैं तो हम बाद में देखते हैं डी ब्रोगली वेव्स में देखते हैं कि वो ड्यूअल नेचर को शो करते हैं, उनकी डबल नेचर होती है, वो मैटर की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ऊपर से हमने लाइट डाली है, यहाँ पर ये पार्टिकल्स की तरह हम इसका बिहेवियर देख रहे हैं। तो ये लाइट जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, इधर उधर जा रहे थे, उनसे ये कोलाइड कर सकती है। जरूरी नहीं कि सारे फोटोन ही सभी इलेक्ट्रॉनों से कोलाइड करेंगे, कुछ इधर उधर भी एटम से कोलाइड कर सकते हैं, इस मेटल के एटम से कोलाइड कर सकते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन मान लिया 40% भी अगर इससे कोलाइड कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और उसने सारी की सारी एनर्जी किसे ट्रांसफर कर दी, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। और जैसे ही मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुई, ये एक इलेक्ट्रॉन था और इसे जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो ये क्या होगा, अंदर से एक तो सरफेस पे आएगा, अगर कुछ गहराई में है तो गहराई से मेटल के सरफेस पे आएगा, प्लस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सरफेस से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन। उस एनर्जी का नाम ही क्या है, वर्क फंक्शन W। तो यानी कि वर्क फंक्शन की जरूरत होगी, और बाकी की एनर्जी इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12mv²। यानी कि एनर्जी जो ऊपर से फोटोन की एनर्जी आई है एच न्यू, वो 3 टाइप से यूज हो रही है। यानी एच न्यू का यूज हो रहा है, एक तो डेप्थ से सरफेस तक लाने में, इलेक्ट्रॉन जो गहराई में है उससे कहां तक आ जाएंगे, मेटल के सरफेस तक आ जाएंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अप टू सरफेस, एक तो सरफेस तक आने में एनर्जी चाहिए, प्लस वर्क फंक्शन चाहिए सरफेस से जस्ट बाहर निकलने में, बिकॉज सरफेस जो है वो मेटल का सरफेस इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट ही रखना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को छोड़ के जाने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए वो वर्क फंक्शन है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12mv²। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, और इसी इक्वेशन में हम देखते हैं कि अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो कम ही काइनेटिक एनर्जी, 12mv² की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम से कम होती चली जाएगी। बिकॉज जो है यहाँ पे वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट है, ये एक मेटल के लिए कांस्टेंट है, और अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी पे या फिर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करती है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम
हमारे पास में ऑप्शन है कि हमारे पास में विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट है, तो हम किसका सिलेक्शन करेंगे? अल्ट्रा वायलेट का सिलेक्शन करेंगे, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब आप ये देखिए कि एच न्यू जो है एनर्जी पे भी डिपेंड करती है कि गहराई से इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ रहा है और फिर वहां से जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे ही हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर ही है तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अप टू सरफेस ये कितनी हो जाएगी? 0। गहराई से उसे सरफेस पे आना ही नहीं पड़ेगा। अगर मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस पर है तो उसके लिए एच न्यू का यूज दो तरीके से होगा, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम क्यों होगी? मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ रही। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो गहराई में दबा हुआ था, तो गहराई में दबे हुए को जब जैसे ही कोई फोटोन मिलता है, टक्कर मारता है उस पर, तो वो गहराई से सरफेस तक आता है। मान लिया जो है पानी के अंदर कोई चीज डूबी हुई है, तो पहले डूबी हुई चीज को एनर्जी मिल रही है तो वो गहराई से उसकी बॉटम से सरफेस तक आ रही है, कुछ एनर्जी वहां वेस्ट हो रही है, कुछ एनर्जी वाटर के सरफेस को छोड़ने में वेस्ट हो रही है तो वहां से ऊपर निकल रही है, बाकी की एनर्जी उसे मोशन की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है। तो यहाँ पे 3 तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर गहराई की जगह अगर वो बॉडी सरफेस पे ही तैर रही है, वाटर के सरफेस पे तैर रही है और वहीं पे उसे सारी एनर्जी मिल जाए तो उसे सारी की सारी एनर्जी, ज़्यादातर एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बाकी के गहराई वाले इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में वो ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसीलिए यहां पर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर लिखा है, यानी एच न्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यहां 2 टाइप से हुआ है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो अब इस इक्वेशन से आप ये देख सकते हो कि अगर हम न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम करते चले जाएं तो एक वैल्यू ऐसी आएगी एच न्यू की कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हम यहां पे लाइट की फ्रीक्वेंसी को कम करते चले जाएं तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिस पे कि इलेक्ट्रॉन बाहर जंप तो करेगा लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर तो निकल जाएगा लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि उससे कम अगर हमने एनर्जी डाली, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर हमने डाली तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बात यहां पता चल रही है कि हम जितने ज्यादा फोटोन्स ऊपर से डालेंगे, सपोज हमने यहां पे 4 फोटोन डाले, 1 2 3 4, तो कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स ही जंप कर सकते हैं। अगर हमने यहां पे 40 इलेक्ट्रॉन्स डाले होते तो फिर 40 फोटोन्स डाले होते, 40 ऊपर से फोटोन्स, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम इंक्रीज कर देते, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जंप कर रहा है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब चीजों से मिलकर बनते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब जैसे ही ऊपर से फोटोन्स डाले जाते हैं एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एनर्जी को गेट करते हैं और एकदम से बाहर जंप कर जाते हैं। तो यानी कि एकदम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एकदम तुरंत ही होता है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब आप ये देखो कि यहां पर अगर 2 फोटोन्स गिर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जंप हो सकते हैं। अगर यहां पे 3 फोटोन्स गिर रहे हैं तो यहां मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा फोटोन्स डालेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में, इस कैथोड में, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर जंप करेंगे, यानी कि उतना ही ज्यादा यहां पे करंट फ्लो करेगा। तो करंट की वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ फोटोन्स को ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ज्यादा लाइट की चमक जितनी ज्यादा होगी उसमें उतने ही ज्यादा फोटोन होंगे और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो यहां फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहे कि कितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी हो उतनी ही टेंडेंसी है, उतनी ही संभावना है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। चाहे आप मान लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ भी वैल्यू उसकी मान लिया 5, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 जो है वो मेगा हर्ट्ज उसकी वैल्यू है, 5 मेगा हर्ट्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो 5 मेगा हर्ट्ज से ऊपर जितने भी आप फ्रीक्वेंसी के डाल लो, चाहे 6 मेगा हर्ट्ज के डाल लो तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, 7 मेगा हर्ट्ज डाल लोगे तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, और उतने ही होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जंप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 से कम एनर्जी 5 मेगा हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आप लाइट डालते हो तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, और उस फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक वेवलेंथ होती है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उस वेवलेंथ को बोलोगे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी कि ये सेकंड लॉ है फोटो इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड लॉ क्या है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड हैंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि आप ये देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की तरफ आ रहे हैं, और एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसलिए ये इन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है अपनी तरफ। लेकिन अगर एनोड को अगर हम नेगेटिव कर दें, इसकी वोल्टेज को नेगेटिव कर दें विद कंपैरिजन टू कैथोड, तो यानी कि इसके नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ से जोड़ दें बैटरी को उल्टा करके जोड़ दें कि इधर पॉजिटिव को इस तरफ जोड़ दें और नेगेटिव को इस तरफ जोड़ दें, तो यहाँ पर ये ही जो प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी नहीं बल्कि इन्हें रिपेल करेगी। और अगर रिपेल करेगी तो यहाँ पर यहाँ पे करंट की वैल्यू को डिक्रीज होती चली जाएगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसी होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पहुँचना, इस प्लेट तक पहुँचना और इसमें करंट का फ्लो करना इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, 12mv² के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जीज होती है, तो हम मैक्सिमम वाले एनर्जी को देखेंगे तो 12mv मैक्सिमम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। तो अगर हम इसकी नेगेटिव वोल्टेज करते चले जाएंगे तो नेगेटिव वोल्टेज पे यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता चला जाएगा, और मान लिया एक वोल्टेज ऐसे ही आ जाएगी जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच रहा और यहाँ पर करंट 0 है, तो उस वोल्टेज को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लिया वो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, तो उस टाइम पे यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लॉस होगा वो EV0 होगा। तो EV0 शुड बी इक्वल टू 12mv² मैक्सिमम। इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी के इक्वल होगा EV0। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये आया है वोल्टेज के फॉर्मूला से, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से, बिकॉज हमने फॉर्मूला की डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है वर्क डन W और अपॉन चार्ज Q0। ये पहले पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, W इज इक्वल टू V इंटू Q0। तो वहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आता है V Q0। तो V तो ये हो गया, Q0 की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, E आ गया, तो इसलिए EV0 क्या हो गया आपका? एनर्जी होगी, वर्क डन हो गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वर्क डन हो रहा है या एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हो रहा है EV0। तो EV0 शुड बी इक्वल टू 12mv मैक्सिमम इसका स्क्वायर, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी पे डिपेंड करता है। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। जितनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालोगे, यानी अल्ट्रा वायलेट डालोगे या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे एक्सरेज डालोगे, तो उतने ही ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचेंगे। और चाहे आप नेगेटिव पोटेंशियल भी लगाओगे तब भी पहुँचेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
and the emission of electrons stop below a certain minimum frequency known as threshold frequency। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम एक मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अपनी मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर जा सके, मेटल से बाहर जा सके, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।